आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ अब से चंद दिनों के अंदर अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का दौरा होगा जब वो 20 तारीख को, यानी कि अब से कुल 5 दिन बाद अमेरिका पहुंचेंगे। जनाब नवाज शरीफ का ये अमेरिका का सरकारी दौरा है जिसमें 22 अक्टूबर को उनकी सदर ओबामा के साथ मुलाकात भी होगी। ये बहुत अहम मौका है क्योंकि जनाब नवाज शरीफ के दौरे के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ अमेरिका जा रहे हैं। ये उस मौके पर हो रहा है जब अफगानिस्तान में मगरबी अफवाज को, अमेरिका को और खुद अफगान हुकूमत को तालिबान की जानिब से सबसे बड़े और सबसे सख्त चैलेंज का सामना है। इसी वजह से पाकिस्तान पर इस वक्त दबाव नजर आता है और एक बार फिर अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी ओपिनियन मेकर्स पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से हाशिया आराई कर रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर मीडिया सरगर्म नजर आता है, लेकिन इसी दौरान एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है जो कि पुरअसरार लगती है क्योंकि ये पेशरफ्त पाकिस्तान के अंदर से हुई है और पाकिस्तान के साबिक वजीर दिफा जनाब अहमद मुख्तार, चौधरी अहमद मुख्तार माफ़ कीजिएगा भारतीय टीवी चैनल CNN IBN पे अचानक नमूदार हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है या इंकशाफ किया है या कहा है कि पाकिस्तान की आला तरीन फ़ौजी और सियासी क़यादत को उसामा बिन लादेन के हवाले से अमरीकी हमले से कबल उनकी मौजूदगी की वहाँ पर इत्तला थी। जनाब अहमद मुख्तार अब इस बयान को बहुत शिद्दत से डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान के गिर्द अमरीकी और भारतीय मीडिया घेरा तंग कर रहा है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से तनकीद का निशाना बना रहा है। तो इस पूरे माहौल में जनाब अहमद मुख्तार की पूरी बात से एक साजिश की बू आ रही है। The Taliban raising its flag in the northern Afghan city of Kunduz. Deadly U.S. airstrike on a hospital in Kunduz. To bring those who committed this vicious attack to justice. Killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. The President of Pakistan, the Armed Forces Chief, the Joint Chief of Staff and the agency people, they were all activated. अब अमेरिका में यहाँ पे तनकीदी मज़ामीन भी छप रहे हैं, एक माहौल सा बन रहा है वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ के दौरे के हवाले से। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया जो मुसलसल उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाए और ख़ास तौर पे इस वक्त उसकी कोशिश ये है कि भारत का जो नाम ख़राब हो रहा है, जो उसका मुँह अगर कहा जाए गलत ना होगा काला हो रहा है वहाँ पर अदम टॉलरेंस की वजह से और उसकी वजह से कि जो वहाँ पे हालिया वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर पे एक मुसलमान का संसार कर दिया जाना इस अफवाह पर कि उसने गाय का गोश्त खाया। इसके अलावा पाकिस्तानी गुलकार ग़ुलाम अली के हवाले से जिस तरह की कैफियत नज़र आई बम्बई में, और फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी अपनी किताब के लिए की रूनुमाई के लिए जब बम्बई तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर जो सूरत हाल हुई उसके बाद भारत के पूरे माहौल में जहाँ पर उसके सेकुलरिज्म की इस वक्त धज्जियाँ बिखरी नज़र आती हैं, इस पूरे माहौल में भारतीय मीडिया की ये कोशिश कि इस वक्त माहौल को और इस पूरे सिचुएशन को डाइवर्ट किया जाए पाकिस्तान की जानिब से, उस पूरी कैफियत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है जनाब अहमद मुख्तार के इस मुबैना इंटरव्यू में जो कि CNN IBN में नशर हुआ है। इसमें ज़रा सी अहमियत की बात यह है और इसमें थोड़ी सी अगर एलिमेंट है सरप्राइज़ का, ताज्जुब का और अगर इसमें कहा जाए पुरअसरारियत का, तो वो ये है कि जनाब चौधरी अहमद मुख्तार तकरीबन 2.5 साल से मीडिया से गायब हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ना उनका जिक्र आता है, ना वो किसी प्रोग्राम में नज़र आते हैं, ना ही वो कोई बयान दे रहे होते हैं, ना ही वो पीपल्स पार्टी में मुतहर्रिक नज़र आते हैं। अचानक कल वो CNN IBN के इस प्रोग्राम में बराह रास्त वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल हो गए और इस दौरान उनकी जो बात हुई है और जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इस वक्त पूरे दुनिया के मीडिया में उसका जिक्र हो रहा है और ये बात अब अमेरिकी मीडिया भी लेके आगे बढ़ रहा है। I'm just trying to sort of press on this point to try and understand,
did this word spread above in the chain of command? I mean, did the president know about it? Did the prime minister know about it? I mean, at what level was this information shared? The people who were actually part and parcel of the whole action, like the President of Pakistan, the Armed Forces Chief, the Joint Chief of Staff, and the agency people, they were all activated, and they were all waiting for orders for them to come out with their teams and provide all the information which they should have done it earlier. So, President Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief, General Ashfaq Kayani, had information about it, and there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. Okay. Okay. Right. When did you come to know of this? I found the whole story much earlier than so many people of Pakistan. Okay. क्या पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत को उसामा की मौजूदगी के बारे में इल्म था? जनाब, बात तो जनाब अहमद मुख्तार की यही है कि जी हाँ, बिल्कुल इल्म था। और इसके अलावा आपको इस बात का कब इल्म हुआ? उन्होंने कहा पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों से पहले मुझे इस बात का इल्म हुआ है। जनाब अहमद मुख्तार कहते हैं कि उनके इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ये दरहकीकत ये बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सवाल रह जाता है कि इस हसास मौजू पर, इस हसास मामले पर जनाब अहमद मुख्तार, जो कि इस वक्त तकरीबन सियासी गोशा नशीनी इख्तियार कर गए हैं, आखिर उन्होंने टेलीविज़न पर आके इस किस्म की बात करना, भारतीय टेलीविज़न पे बराह रास्त बात करना वीडियो लिंक के ज़रिए क्यों मुनासिब समझा है? इस हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। अब से चंद लम्हात कबल बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब वाजिद शमसुल हसन ने कहा है कि वो नहीं समझते कि कोई वजह है कि जो अहमद मुख्तार कह रहे हैं वो गलत हो सकती है। उन्होंने कहा कि चौधरी अहमद मुख्तार एक सीनियर वज़ीर हैं और वो ज़रूर जानते होंगे कि उसामा की वहाँ पे मौजूदगी के हवाले से जो वो बात कह रहे हैं वो शायद बिल्कुल सही हो, क्योंकि उनके ताल्लुकात फ़ौज से बहुत ज़्यादा थे, डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से, और पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप को जनाब वाजिद शमसुल हसन कहते हैं उन्हें उसामा की मौजूदगी का इल्म होना चाहिए था या इल्म होगा। अभी उनका इंटरव्यू CNN IBN पे आने वाला है। पाकिस्तान के बरतानिया में साबिक हाई कमिश्नर जनाब वाजिद शमसुल हसन से ये बात अभी CNN IBN नशर कर रहा है। बहुत अहमियत की बात यह है कि ये पूरा उस माहौल में हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल राहील शरीफ और जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाने वाले हैं अमेरिका, और इस हवाले से अमेरिकी मीडिया भी इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रहा है, जहाँ पर बकौल अक़वाम मुत्तहिदा के और आलमी मुबस्सरीन के तालिबान का जो फुटप्रिंट है, जो उनका इन्फ्लुएंस है, जिस अंदाज में, जिस तेज़ी से पूरे अफगानिस्तान में फैला है, इसकी नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव में है और वहाँ पे मगरबी अफवाज भी शदीद दबाव में है। हालिया दिनों में आपने देखा कि अमरीकी फ़ौजियों ने, अमरीकी हमला आवरों ने कुद्दूस के एक अस्पताल पे हमला कर दिया, जहाँ पे मौजूद मगरबी डॉक्टर्स, नर्सेज और मरीज़ इस हमले का निशाना बने, जिसकी वजह से अमरीका के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। इसी दौरान अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मुमताज़ अमरीकी मुबस्सिर जनाब फरीद ज़करिया का एक तज़किया शाया हुआ है जो इस पूरे माहौल की अक्कासी करता है। फरीद ज़करिया कहते हैं कि अफगानिस्तान के उलझे हुए खाना जंगी के मामलात को सुलझाने की कुंजी पाकिस्तान के पास है। अफगानिस्तान में बगावत और इंतशार की पैदाइश और अफजाइश सरहद पार से की जा रही है। उन्होंने कहा एक बहुत अहम बात कि तालिबान बागियों को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका माविन एक जौहरी क़ुव्वत है। पाकिस्तान टाइम बॉम्ब है जिसकी दुनिया में मईशत 43 नंबर पर है, मगर फौज की तादाद 6 नंबर पर है। पाकिस्तान अमरीका के इत्तेहादियों का तासुर देता है और साथ ही उसके दुश्मनों की मदद करता है। उसामा बिन लादेन एबटाबाद में था, मुल्ला उमर की मौत कराची में हुई और तालिबान का नया अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर कोयटा में रहता है। इसी पस मंजर में जनाब चौधरी अहमद मुख्तार का ये इंटरव्यू और बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब वाजिद शमसुल हसन से मंसूब ये बयान पूरे माहौल की अक्कासी करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जनाब चौधरी अहमद मुख्तार का ये इंटरव्यू एक मासूमाना गलती नहीं तो शायद ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी हुकूमत के साबिक सेक्रेटरी डिफेंस, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। पूरे माहौल में एक बार फिर हमें दुनिया को ये बावर कराना है और उसको कन्विंस करना पड़ रहा है
कि जब उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिकी फ़ौजियों ने पाकिस्तान पे हमला किया और उसामा बिन लादेन को मारा और उसको उठा के ले गए, इस पूरे अमल के दौरान हमें पता नहीं चल सका कि हमारे कैपिटल के करीब, हमारी मिलिट्री एकेडमी के करीब इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई है। ये हमें एक बार फिर दुनिया को साबित करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है हालिया बयान के बाद। जी बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। पहले तो अगर आप इजाज़त दें तो वाशिंगटन पोस्ट, फरीद ज़करिया और उन्होंने अंदर जिक्र किया है हुसैन हक्कानी साहब का, तो ये अच्छा जो एक कॉम्बिनेशन है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये सबको मालूम है और ये कोई नई बात नहीं कर रहे, वही बातें दोहरा रहे हैं जो कई दफ़ा पहले की जा चुकी हैं कि मुल्ला उमर इधर थे और कोयटा शूरा और ये तमाम बातें, तो इनको तो मेरा ख्याल कई दफ़ा पाकिस्तान डिनाई कर चुके हैं। अब कितनी दफ़ा हम इसका यकीन दिलाएं। जहाँ तक ये बात है अहमद मुख्तार साहब के इंटरव्यू की, तो सबसे पहले तो आपने ख़ुद देखा और मैंने भी ये मीडिया पे देखा है कि उन्होंने ख़ुद इसकी तरदीद कर दी है। और मैं चूँकि डिफेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ और अहमद मुख्तार साहब उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि इतना वो इन बातों में इन नहीं थे जितना कि वो कह रहे हैं कि जी उन्हें हर चीज़ कहना था, ऐसे नहीं था। ये और फिर ये कि एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट जो कि बहुत एक जज साहब जावेद इकबाल साहब के सरकर्दगी में मुरतब हुई है, गो के वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन उसकी ये बातें तो आउट हो चुकी हैं कि ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि यहाँ पर वो मौजूद हैं उसामा साहब। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये गलती ज़रूर है, ये एक इंटेलिजेंस फेलियर ज़रूर है। अच्छा जल साहब क्योंकि हम उस वाक़े की इत्तला कर रहे हैं तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि हमें पता नहीं था वो नहीं है, दूसरे हमें ये भी नहीं पता चला कि उनके खिलाफ एक मगरबी हमला हो चुका है, एक गैर मुल्की फ़ौज ने हमला किया है पाकिस्तान के अंदर और जो कि तकरीबन 1 घंटा जारी रहा है और उसके बाद वो ख़त्म हो गया है, हमें उसका भी नहीं पता चला ना। यही पोजीशन है क्या? हाँ जी, यही तो तहकीक हुई है। ये जो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट है, अब चूँकि वो हमारे सामने है नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है, हमें मालूम नहीं, वरना उन्होंने ये तमाम सवाल उठाए हैं और उसका जवाब एयरफोर्स ने भी दिया है, आर्मी ने भी दिया है। तो ये तो जब वो सामने आए तो पता चलेगा कि हमें कितना रिएक्शन टाइम हमारे पास था और क्या फ़ैसले किए गए और उन पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। इस बारे में तो मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकता जब तक रिपोर्ट के मंदरजात सामने नहीं आते। लेकिन जो आपने और आगे बात कही है कि अभी अफ़गानिस्तान में चीज़ें ना संभलने की वजह से और ये जो अभी हालिया दौरा है हमारे वज़ीर आज़म का और आर्मी चीफ़ का, उसके पेश नज़र और बातें उठाई जा रही हैं। एक बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की, इसमें कोई मिलिट्री सेंस की ज़रूरत नहीं है कि अगर 1.5 लाख मोस्ट मॉडर्न आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड वो एक चीज़ को काबू में नहीं ला सकी, तो अब 20,000 या अफगान आर्मी उनको काबू में कैसे लेकर आएगी? ये तो बिल्कुल एक आम आदमी के फहम में भी ये बात आ सकती है। तो मेरा ये अपना ख्याल ये है कि अमरीकियों को और अफ़गानिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है, कोई उसकी कम्युनिकेशन है अफ़गान तालिबान के साथ, तो हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि हम अफ़गान तालिबान की सपोर्ट करते हैं या वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं। आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली कहा है कि किसी किस्म की प्रॉक्सी वॉर जो है उसका इजाज़त नहीं देंगे। आपके ये बताइएगा, इस माहौल में जाहिर है कि वज़ीर आज़म जो है वो पैगाम देंगे सदर ओबामा को और ये पूरे माहौल से लग रहा है कि इसी हवाले से पाकिस्तान पर बात होगी। दूसरी चीज़ जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल के बारे में जो खबरें आ रही हैं उस हवाले से कि शायद अमरीका को या मगरिब को तशवीश है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से जौहरी हथियार बना रहा है, उस हवाले से सवाल होगा। आपके ख्याल में जो इसका एक अपफ्रंट जवाब देंगे वो तो प्राइम मिनिस्टर दे देंगे, लेकिन इसमें तफसीली बात जो है वो आर्मी चीफ ही करेंगे जब वो वहां पहुंचेंगे। आपके ख्याल में आर्मी चीफ क्या मैसेज लेके जा रहे हैं यूएस? मेरा ख्याल ये कि आर्मी चीफ उनको ये बताएंगे, मेरा अंदाज़ा ही है कि देखें जी, हम तो अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करें, उनकी तमाम किस्म की मदद करने को तैयार हैं। अब अगर वहाँ पर कोई भी वाक़या होता है तो वो स्ट्रेट अवे उंगली हमारे पर उठा देते हैं। कोई भी मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके तमाम लोग उसके कंट्रोल में हों। इवन अमेरिका में हर महीने किसी न किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में कोई एक बच्चा उठ के फायर कर देता है और लोगों को मार देता है। तो क्या ये कोई ज़रूर है कि बाहर से होता है? भाई वहाँ पर जो सवाए शहरों के अफ़गानिस्तान के तूल अर्ज़ में ये जो अफ़गान तालिबान है इनकी काफ़ी से है, इनका वहाँ हुकूमत एक किस्म की है और वो जो चाहे कर सकते हैं। अब कुंदज में जाके उन्होंने किया है, उसके महल वकूअ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो उन्होंने कहाँ से हमला किया होगा, किस तरीके से आए होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी सबको ये चाहिए कि ये बात समझें
कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और इस खित्ते के दूसरे मुल्कों ने आपस में मिल बैठकर ये मसला हल ना किया, अफगानिस्तान में पीस ना हुआ, तो ISIL और दाइश जो है वो सर उठा रही है अफगानिस्तान में, और इस तमाम खित्ते के लिए वो दर्द सर बन जाएगी। ये बहुत जल्द हमें इस मसले को हल करना चाहिए, आपस में मिलकर हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। और ऐन मुमकिन है कि अगर आपने अफ़गान तालिबान को और बहुत देर तक अपनी सियासी मेन स्ट्रीम में शामिल ना किया, अगर वो मिल गए ISIL के साथ, तो अफ़गानिस्तान का तो भरकस निकल जाएगा। तो ये बात समझने की है अमेरिका को, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को, कि भैया मिल के करेंगे तो ये काम होगा। पाकिस्तान तमाम कोशिश कर रहा है उनकी हेल्प करने की, और शुरू से ही वो डू मोर का उन्होंने राग लापा हुआ है। इसको रिव्यू करना पड़ेगा, और ये बात मेरा ख्याल है कि खुलकर बताएंगे आर्मी चीफ, और ये उनको वो ऐसे सबूत भी देंगे जिससे ये पता चले कि हमारे यहाँ जो तालिबान पाकिस्तान हमले कर रहे हैं वो कितने वहाँ से अफगानिस्तान से हो रहे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी के बजाय हमें इसके मसले को हल करने की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी हमारे साथ है। अहमियत ये भी है इस दौरे की जो कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ कर रहे हैं, उसके बाद जनरल राहील शरीफ के इस दौरान तफसीली सबूत मुकम्मल डोसे और जो हैं वज़ीर-ए-आज़म अपने साथ लेके जा रहे हैं। भारत की पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी, यहाँ पर जो दहशत गर्दी होती है उसमें बराह रास्त भारत किस तरह से मुलव्वस है पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने में, इसके बारे में मुफस्सिल सबूत जनाब वज़ीर-ए-आज़म अपने साथ लेके जा रहे हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ भी जो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद अमेरिका जाएंगे, इस सिलसिले में अमेरिकी हुकूमत को ये सबूत पेश करेंगे। लेते हैं कमर सा ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एक सियासतदान जिसका नाम अब से 10 दिन पहले तक आम पाकिस्तानी नहीं सुना था, इस वक्त वो आंख का तारा है। एक आंख का तारा है वो वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ का, और दूसरी आंख का तारा है वो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का। उनका एक हाथ जनाब नवाज शरीफ अपनी तरफ खींच रहे हैं, दूसरी जानिब इमरान खान। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उकाड़ा में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक नए सियासी शख्सियत ने, जिसका ताल्लुक किसी भी बड़ी सियासी जमात से बराह रास्त नहीं था, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2 बार टिकट देने से इनकार किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनसे रुजू नहीं किया था। रियाजुल हक जज ने इन पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों को इन इलेक्शन में, अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि रोंद डाला था। उन्होंने 85,000 वोट इस इलेक्शन में जीते थे, और दूसरे नंबर पर आए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट अली आरिफ चौधरी, जिन्हें महज 45,000 वोट मिले थे। दुगने वोट हासिल करने वाले रियाजुल हक जज, जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस काबिल नहीं समझती थी गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाब में और उससे पहले होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाब में, कि उनको टिकट के लिए सोचा भी जाए, वो अब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है इत्तलात के मुताबिक। और वफाकी हुकूमत की जानिब से ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ उनसे रब्ता कायम कर चुके हैं और उन्हें दावत दी है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हों, और बाज़ मीडिया इत्तलात के मुताबिक उन्हें वफाकी काबीना में ओहदा भी दिए जाने का इम्कान है, और उन्हें इस बात की पेशकश की गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने भी इत्तलात के मुताबिक रियाजुल हक जज से कॉन्टेक्ट कर लिया है और उनसे कहा है कि वो उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको शमूलियत की दावत देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। रियाजुल हक के जज के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था, इमरान खान, जिसकी कैंपेनिंग के लिए खुद उकाड़ा गए थे, अशरफ सोना, उसने महज 6,500 वोट हासिल किए, अपनी ज़मानत भी जब्त कराई, और तहरीक इंसाफ की सियासी साख को भी बड़ी जक पहुँची इस इंतखाबात के नतीजे में। अब रियाजुल हक जज को फैसला करना है कि क्या वाकई उन्हें किसी सियासी जमात में को ज्वाइन करना है या नहीं। हमने उनसे ये बहुत अहम सवाल पूछ लिया था जब अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में, 2 रोज़ के कबल वाले प्रोग्राम में, हमने रियाजुल हक जज को पाकिस्तानी अवाम के सामने बाकायदा मुतारिफ़ कराया था, और उनसे ये सवाल जो कि आज जिसका वो जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, हमने पूछा था, आप क्या मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं या कर लिया है, या आपका इरादा है? जी कामरान भाई, इस तरह है कि ये डिसीजन मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ। अगर आप मुझसे मेरा इंडिविजुअल डिसीजन लें, मैं 27 साल वर्क कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अगर मेरी ज़ाती हैसियत से लें तो वो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो,
लेकिन यहाँ पे हैसियत ये है कि मुझे राजपूत बरादरी ने कलेक्टिवली मुझे अनाउंस किया है, 90% मुझे पीटीआई के नज़रियाती वर्कर्स ने सपोर्ट किया है, 90% आपको याद होगा कि ये उकाड़ा जो है मिनी लाड़काना रहा है, यहाँ के 90% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है और इस शहर के बुज़ुर्गों ने, इस शहर के यूथ ने और मेरी माओ बहनों ने, मैं उनकी मुशावरत के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर पाऊँगा। और उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा पुरकशिश ऑफ़र जो है यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे रही है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो इसके वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका टिकट नहीं दिया गया। हत्ता कि उन्होंने इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को तकरीबन डबल वोट से हरा दिया जितने वोट मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने हासिल किए थे। रियाजुल हक जज पाकिस्तान की सियासत के लिए एक नई खबर, एक खुश कुन खबर लेके आए थे, क्योंकि एक आम शख्सियत जो कि अच्छी शोहरत का हामिल है, पब्लिक सर्विस का रिकॉर्ड है, उसने पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों को चैलेंज किया और अपनी बुनियाद पर उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और इन तीनों सियासी जमातों को न सिर्फ ज़ेर किया बल्कि उनको इस काबिल नहीं छोड़ा कि उनकी ज़मानतें भी वापस हो सके सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और इस तरह से ये एक नई डेवलपमेंट थी, एक नई पेशरफ्त थी जो रियाजुल हक जज के इलेक्शन के नताइज की सूरत में सामने आए जब NA 144 का नतीजा पीर के रोज़ सामने आया था। देखना यह है कि क्या वाकई रियाजुल हक जज अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार ही रखेंगे या वो किसी एक सियासी जमात का इंतखाब करेंगे, जो कि बहरहाल उन्हें करना है और इम्कान यही है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा एक बहुत अहम खबर का, एक तहकीकात हम आपके सामने पेश करेंगे जिसके ज़रिए हम बताएंगे नादीदा क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एक लड़ी से जुड़ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQM। तो बहुत अहम खबर है और तफसील एक कमर्शियल ब्रेक के बाद, जिसके दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें चाहे इख्तिदार में हो या इख्तिदार के बाहर, हमेशा वो नादीदा क़ुव्वतों के किरदार के हवाले से, उनके रोल के हवाले से शाकी रहते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शकूक का इजहार किया जाता है, कभी सबूत सामने लाए जाते हैं, मगर कहा यह जाता है कि नादीदा क़ुव्वतें सियासी माहौल पर असरअंदाज होने की कोशिश करती हैं, सियासत को भी अपने अंदाज में चलाने की कोशिश करती हैं और दूसरे अहम मामलात की ये छुपी हुई बात नहीं है, ये कोई बड़ा राज नहीं है। किसी भी बड़ी सियासी जमात के रहनुमा से आप बात करें, वो इस हवाले से खुल कर बात करेगा। अक्सर ये बातें टेलीविज़न पर भी होती हैं, पब्लिक के सामने भी की जाती हैं, जलसा आम में भी इसका जिक्र किया जाता है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। गो के हुक्मरां जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से भी और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ से भी, लेकिन इस हवाले से भी दबे अल्फाजों में मुख्तलिफ हवालों से गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान इस बारे में मुख्तलिफ शकूक का इजहार किया जाता रहा है। गो के उसका ताल्लुक ज़्यादातर उन फौजी जनरल्स के हवाले से है जो कि रिटायरमेंट पे जा चुके हैं, लेकिन ये पूरी सूरत हाल ख़ास तौर पर कराची ऑपरेशन के हवाले से ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है, जहाँ पर यहाँ पे मौजूद दोनों बड़ी सियासी जमातें, चाहे वो देही सिंध की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, वो नादीदा क़ुव्वतों के किरदार के हवाले से मुसलसल बात कर रही है। कभी उसे इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया जाता है और कभी कराची ऑपरेशन का या कभी रेंजर्स ऑपरेशन का, मगर पूरी सूरत हाल में एक इशारा वाज़े होता है और बिल्कुल क्लियर कट होता है कि ये बात किस तरफ की जा रही है। हालिया दिनों में हमने देखा है कि इस पूरी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए या इस केस का इस सूरत हाल को से देखने के लिए, उससे नबर्द आज़मा होने के लिए सियासी क़ुव्वतें अपनी डिफेंसेस, अपने रैंक्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब पब्लिकली नहीं हो रहा, पुरअसरार तौर पे नहीं हो रहा, बल्कि
खामोशी से ज़रूर हो रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें कहती हैं कि वो इतनी बालिग नज़र हो गई हैं या वो इतनी समझदार हो गई हैं कि वो समझ लें कि अगर हालात ख़राब होते हैं, सियासी और जमहूरी निज़ाम बेकार होता है, तो वो दिहाइयों के लिए फारिग कर दिए जाते हैं। इसीलिए इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए, चाहे वो कितना ही फर्जी क्यों ना हो, सियासी क़ुव्वतें अपने रैंक्स एक दूसरे के साथ जोड़ रही हैं और इस सियासी निज़ाम को बचाने के लिए एक जंजीर तरतीब दे रही हैं। इसमें तमाम सियासी जमातें एक साथ नहीं हैं। अगर देखा जाए तो मजमूई सूरत हाल ये है कि इस पूरी कैफियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जानिब समझा गया है, बल्कि जबकि दूसरी सियासी जमातें एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रही हैं या एक जंजीर को बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सामने आई हालिया दिनों में, जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची ऑपरेशन के हवाले से अपनी पार्लियामेंट के ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। सेनेट और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तमाम मेंबरान ने खुद जाके अपने इस्तीफ़े मुतल्लिका हुकाम को, स्पीकर्स को इसके हवाले कर दिए। सीधा सादा केस था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इन इस्तीफ़ों को फौरी तौर पे कबूल किया जा सकता था, कानून और आइन भी यही कहता था। लेकिन इसी दौरान तमाम सियासी क़ुव्वतें पस पर्दा में इकट्ठी हुई और उन्होंने फ़ैसला किया कि इस मौके को इस्तेमाल करते हुए, इस सियासी निज़ाम को बचाते हुए एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल देना चाहिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना चाहिए। यही कुछ हुआ, जिसके नतीजे में अचानक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अब से चंद रोज़ कबल पार्लियामेंट से अपने इस्तीफ़े वापस लेने का ऐलान किया। ना ही उनका कोई मुतालबा तस्लीम हुआ था और ना ही उनके किसी मुतालबे के तस्लीम होने के आइंदा चंद हफ्तों में दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फैसला किया कि वह फौरी तौर पर अपने इस्तीफ़े वापस ले लेगी। वापस लेने का मतलब ये है कि वो खिला जो पैदा होने वाला था, सिंध की सूबाई असम्बली में एक बहुत बड़ा खिला होता और कौमी असम्बली में और सेनेट में, वो खिला को उन्होंने फिर जल्दी से पुर कर दिया, क्योंकि ये एक सियासी अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुड़ी। इसके लिए पसपर्दा मुज़ाकरात हुए जो कि पब्लिक में नज़र नहीं आए और तीनों बड़ी सियासी जमातों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। इसमें तीन बड़ी शख्सियात ने बहुत अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर इसाक डार ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर रहमान मलिक ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से साबिक सेनेटर बाबर गौरी ने। इन तीन सेनेटर्स ने पसपर्दा मुज़ाकरात के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस्तीफ़े पाकिस्तान के मौजूदा जमहूरी निज़ाम के लिए, स्ट्रक्चर के लिए किसी सूरत में सूदमंद साबित नहीं होंगे, बल्कि नादीदा क़ुव्वतों के अज़ाइम को मजबूत बनाएंगे, मुबैना अज़ाइम को, जो कि इन सियासी जमातों ने अनकहे अल्फाजों में कई बार बयान किया है। इसके लिए जनाब रहमान मलिक का किरदार बहुत अहम रहा, सेनेटर रहमान मलिक का, क्योंकि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन के इंतहाई करीबी सियासी दोस्त समझे जाते हैं, उनके राजदां समझे जाते हैं, उनके रफ़ीक समझे जाते हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम तरीन कायदीन से भी ज़्यादा जनाब अल्ताफ़ हुसैन के करीबी शख्सियत समझे जाते हैं। उन्होंने इस बात में बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से सेनेट के चेयरमैन जनाब रज़ा रब्बानी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर्स के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए और ऐन उस रोज़ जिस दिन उन्हें ये इस्तीफ़े मंजूर करने थे, उन्होंने रूलिंग दी। The text of the resignation of each of the MQM senators is they are tendered under, within inverted commas, protest in furtherance of a political agenda. Furthermore, there is reasonable material available on the record which gives me a perception that the resign of some of the members may not be voluntary or genuine, and true intention is not to vacate the seat. और इसके ज़रिए सेनेट से MQM के इस्तीफ़ों का रास्ता फौरी तौर पर रोका गया। इसी दौरान जो सबसे अहम मुशावरत हुई थी और जिसके ज़रिए हद बांधने की कोशिश की गई थी, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने भी दिया था, जो कि इस पूरी तहरीक में शामिल हुए थे और सालिस और जामिन बनना कबूल किया था।
अल्ताफ हुसैन साहब को अल्ताफ भाई कहना कबूल किया था, 900 जाना कबूल किया था। जनाब अल्ताफ हुसैन से टेलीफोन पे बात करके उनसे इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त करना कबूल किया था, जो कि नाकाबिल यकीन बात थी। अब से चंद माह कबल के मौलाना फजलुर रहमान ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ये वही एक अंडरस्टैंडिंग थी, मुफाहमत थी, जिसमें कि ये बड़ी सियासी जमातें जुड़ी, जिसका मकसद ये था कि सियासी निज़ाम को आने वाले इस चैलेंज का मुकाबला किया जाए। और इन तमाम बड़ी रहनुमाओं ने, इन तमाम बड़ी सियासी जमातों ने इस सिलसिले में बाकायदा पब्लिक पोजीशन ली और ऐलान कर दिया था इस्तीफों के बाद कि वो इन इस्तीफों को नहीं कबूल होने देंगे। मुल्क की सियासी निज़ाम में जो एक भूचाल आया है MQM के इस्तीफ़ों की सूरत में, इस पर काबू पा लें। अगर कानून और ज़ाब्ते के तहत, जैसे कि हमें बताया गया है कि स्पीकर साहब जब तक उसके कोई नोटिफिकेशन नहीं करते तब तक वापसी के कानूनी रास्ते हैं, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हमें मुल्क की सियासत, हमारा एक 1 पॉइंट एजेंडा था 12 अगस्त को, जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिए थे कि इन्होंने एक जज्बात में या अपनी तकालीफ में जो भी थी वजूहात, वो मेरे नज़दीक वो इनफेक्टिव थे और वो अंडर प्रोटेस्ट थे और वो नहीं इफेक्टिव थे। और वो हमारा इनसे थ्रू आउट ये मुतालबा रहा है कि हम एक इंडिपेंडेंट सेटअप करते हैं जो इंसाफ देगा। MQM को सीरियस होकर वापस आना चाहिए, पार्लियामेंट में रोल अदा करना चाहिए। मैंने मियां नवाज शरीफ को मीडिया के थ्रू भी, सामने भी ये मशवरा ज़रूर दिया है कि पार्लियामेंट्री निज़ाम में को मजबूत करने में ये हुकूमत का रोल होना चाहिए कि सबको साथ लेके चले। निज़ाम को मजबूत करने के लिए जहां एक तरफ सेनेटर रहमान मलिक ने किरदार अदा किया पीपल्स पार्टी की जानिब से, जनाब सेनेटर इसाक डार पहले दिन से ही मुतहर्रिक थे कि वो हुकूमत की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को यकीन दिलाएं कि उनके मुतालबात की जिस हद तक मुमकिन हो सकेगी वो दाद रसी कराएंगे और हर सूरत में मुमकिन करें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ये इस्तीफे मटीरियलाइज ना हो। इसके लिए उनका बराह रास्त रब्ता मुसलसल रहा साबिक सेनेटर बाबर गौरी के साथ, जो कि राब्ते के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, बराह रास्त राब्ते के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हुकूमत और जनाब अल्ताफ़ हुसैन के दरमियान। और इस तरह से इन तीनों शख्सियात की कोशिशों के ज़रिए एक लड़ी बनी, जिसमें कि अगर ये कहा जाए तो गैर मुनासिब नहीं होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM इसके साथ जुड़ गई और इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान का एक बहुत बड़ा किरदार, एक उनका साथ रहा, जिसके नतीजे में एक माहौल ऐसा बन गया है जिसमें कि वो किला जो ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों में पैदा होने वाला था उसके सामने पुल बांध दिया गया है। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि अगर ये पुल बांधा ना जाता, उसके नतीजे में ये इतना बड़ा किला होता, इतनी बड़ी तादाद में अगर ज़िमनी इंतखाबात भी हो जाते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसका रत्ती का फ़ायदा नहीं होना था। अगर कुछ फ़ायदे का इम्कान था तो वो तहरीक इंसाफ का था, जो कराची के इलाकों में या हैदराबाद के इलाकों में, सिंध के शहरी इलाकों में इंतखाबात लड़ती और ऐन मुमकिन है कि कुछ सीटें भी वो हासिल कर लेती, जिसका भी फ़ायदा, सियासी फ़ायदा इन जमातों को नहीं होता, ना ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग तरतीब दी गई, जिसके नतीजे में ये तीनों सियासी जमातें जुड़ी। और सबसे अहम बात यह है कि इनके दरमियान एक ही कॉमन थ्रेड है और वो है कि कहीं से कोई धमकी तो नहीं, निज़ाम को कोई ख़तरा तो नहीं, और वो निज़ाम का ख़तरा, अनदेखा ख़तरा, वो इन तीनों सियासी जमातों को एक दूसरे के करीब लाता चला गया है। और इसमें इन तीनों जमातों ने इसका बारहा इजहार किया है कि उन्हें इसका ख़तरा है। गो के इस मौके पे वो आंसू पोंछना जो कि पीपल्स पार्टी तवक्को कर रही है जनाब नवाज शरीफ से, या MQM तवक्को कर रही है जनाब नवाज शरीफ से, या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, वो नहीं हो पा रहा। उनके किसी मुतालबे पे कोई अमल नहीं हो पा रहा। लेकिन शायद इन दोनों सियासी जमातों ने ये मान लिया है कि इस सिलसिले में शायद हुकूमत कुछ कर नहीं सकती, मगर फिर भी हुकूमत का साथ छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक धागा है, एक ख़तरा है, एक उनको इस वक्त थ्रेट नज़र आता है जो इन तीनों सियासी जमातों को जोड़ रही है, और इसका इजहार बारहा हो चुका है। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। होशियार 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 होशियार, मैं कह दे रहा हूं आपसे आज। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना
तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब देते रहना। हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद आईबी ने टेप की थी, उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी, उसमें कि क्या करना है, कैसे करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे, मैंने खुद तो नहीं सुनी, लेकिन जो हमें पता लगा इसी तरह की बातें थी। 12 अक्टूबर 1999 को जो कुछ हुआ उसी तरह से मिलता जुलता था, लेकिन वो मतलब कि हर रोज ईद का दिन नहीं होता। इस बात का जायजा लेने की जरूरत है जनरल राहील शरीफ साहब को कि जीएचक्यू पर हमला करने वाले लोग जो भी थे, मगर घर के भेदी भी तो कहीं ना कहीं थे जिन्होंने जीएचक्यू के अंदर आने का रास्ता दिया। इन तकारीर का, इन सिलसिलों का, इन रेफरेंसेस में हम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर को बहुत इस्तेमाल कर सकते थे, ज़्यादा इसमें फिट होती, लेकिन अदालती अहकामात की वजह से हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन वो थ्रेट और वो ख़तरा जिसका कि ये बड़ी सियासी जमातें जिसका बारहा इजहार करती रही है, उसने इन तीनों सियासी जमातों को जोड़ा है। और यही वजह है कि जनाब आसिफ अली जरदारी जो बहरहाल एक ज़ेर सियासतदान हैं और एक बहुत ही ज़हीन सियासतदान समझे जाते हैं, उन्होंने इस बात का इजहार पहले ही कर दिया था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को किसी सूरत में डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बहुत आसान अमल है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस्तीफ़े दिए, उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़े दे देती, ये मामला अपनी जगह तमाम हो जाता। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि वो ये होने नहीं देंगे, और इसका इजहार उन्होंने बारहा कई बार किया है। और इसकी इब्तिदा उन्होंने उसी रोज़ कर दी थी जब उन्होंने सदारत छोड़ी थी और बाकायदा पूरा इख्तियार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दिया था। मैं कहता हूं कि रिकन्सिलिएशन की आपकी हमें ज़रूरत है, आपकी लीडरशिप में हमने काम करना है। सियासत हमने 5 साल बाद करनी है। जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तब हम सियासत करेंगे, उससे पहले हम सब मिलके मुल्क को मजबूत करेंगे। अब हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और जनाब आसिफ अली जरदारी अपने इन अल्फाज की पासदारी कर रहे हैं जो कि उन्हें, जबकि उन्हें शदीद शिकवा है बकौल उनके वफाकी हुकूमत से, उनके रहनुमाओं को और उनके पार्टी के तमाम लीडर्स को। लेकिन बहरहाल वजह यह है कि जिस वजह से ये एक जंजीर बनी है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक साथ शामिल हो गए हैं, इनको ख़तरा एक ही जानिब से है, जबकि दूसरी जानिब सियासत की इस डिवाइड में खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिनको इस किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। और इस सिलसिले में उनकी पोजीशन इन तीनों सियासी जमातों से पब्लिकली मुख्तलिफ नज़र आती है। अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन फ़ौज का और जनरल रहील का ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो काम वो कर रहे हैं जो हम पॉलिटिशियंस को करना चाहिए। आज अगर पाकिस्तानी फ़ौज का और जनरल रहील का ग्राफ ऊपर जा रहा है आसमानों पे, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कौम तंग आई हुई है इन चोरों से, इन करप्ट लोगों से। लेकिन दूसरी जानिब ये सियासी बालिग नज़री, जिसको कि तज्ज़ियाकार कहते हैं, बालिग नज़री, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है जनाब नवाज शरीफ, जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब अल्ताफ़ हुसैन। लगता है कि इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से और उस हवाले से नादीदा क़ुव्वतों के हवाले से, नादीदा ख़तरे के हवाले से ये सब कुछ हुआ है पिछले दिनों, और जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अचानक अपने ओहदों से इस्तीफ़े, अपने ओहदे जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए थे वो वापस लिए, फौरी तौर पर वापस लिए, बिला शर्त वापस ले लिए, किसी मुतालबे की मंजूरी से पहले वापस ले लिए, किसी मुतालबे की मंजूरी के आसार से पहले ही वापस ले लिए, क्योंकि ज़रूरत इस बात की थी कि फौरी तौर पर हिसार बंदी की जाए। और ये हिसार बंदी हो गई है, जो कि आज के सियासत की एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अमेरिका के अहम दौरे पर जा रहे हैं, मगर ख़ुद उनके घर में इस वक्त इंतशार है। घर से मतलब उनकी टीम, टीम से मतलब उनकी काबीना, उनके तमाम अहम साथी जो हैं वो, अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि तकरीबन
10 तो गिरेबां हैं। इससे ज़्यादा सीरियस बात कुछ नहीं हो सकती। इस पर बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इसके दौरान उनकी काबीना के बहुत अहम अरकान उनके साथ भी होंगे, उनकी टीम उनके साथ होगी। लेकिन जिस वक्त वज़ीर आज़म का ये दौरा हो रहा है उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को कायम हुए आधा अरसा, आधी मुद्दत 2.5 साल हो चुका है। इसलिए ये दौरा इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि इस दौरान पाकिस्तान की मजबूत आवाज़, एक मुत्तहिद आवाज़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को अमरीकी क़यादत तक पहुँचानी है। अहमियत की बात यह है कि जिस वक्त वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, अंदरूनी तौर पर उनकी पार्टी की पोजीशन कोई उतनी ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती जैसे कि इससे पहले थी, चाहे वह अवामी मकबूलियत की बात हो या ख़ुद उनकी अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस हो। इस वक्त उनको एक बहरानी कैफियत का सामना है, जो गो के वो इसका इजहार नहीं करते। और वो बहरानी कैफियत इसलिए है कि उनकी अपनी टीम यानी उनकी काबीना, उनके करीब तरीन लोग एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा नजर आते हैं। उनकी टीम टूटी हुई नजर आती है और उसके दरमियान राब्ते का शदीद फुकदान नजर आता है। इस वक्त कैफियत यह है कि उनके अहम तरीन करीब तरीन साथी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी जानिब उनका सबसे अहम इलेक्शन का वादा, सबसे अहम इलेक्शन का मंसूबा यानी कि पाकिस्तान से अंधेरों का खात्मा, लोड शेडिंग का ख़त्म करना, वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। इसी इंतशार की वजह से जिसका शिकार उनकी एनर्जी की टीम है, जिसमें एक जानिब उनके छोटे भाई पंजाब के वजीर आला जनाब शहबाज शरीफ खड़े हैं, दूसरी जानिब उनके करीबी सियासी दस्ते रास्त और दिफा और पानी और बिजली के वजीर जनाब ख्वाजा आसिफ खड़े हैं। दोनों उनके करीब तरीन साथी इस वक्त टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है और इसका इजहार बारहा होता रहा है। ये सांझे की हांडी थी जो फूटी उस वक्त जब नंदीपुर का स्कैंडल सामने आया। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हमने इस पे तकरीबन 1 दर्जन प्रोग्राम किए और इसके मुख्तलिफ हवालों से जो मामलात थे वो आवाम के सामने रखे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस मामले पे क्लीन बोल्ड होती नजर आई। अब वक्त आ गया था कि जिम्मेदारी किस पे डाली जाए। एक जानिब जनाब शहबाज शरीफ हैं जो एनर्जी उमूर के हवाले से बहुत अहम शख्सियत है, हुकूमत के तवानाई के तमाम इजलासों में वो शरीक होते हैं, फैसला साजी में वो शरीक होते हैं और ऑपरेशनल भी वो शरीक होते हैं। इसलिए नंदीपुर का मलबा उनकी तरफ फेंका गया। जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से नंदीपुर का मलबा पानी और बिजली की वजारत की जानिब यानी ख्वाजा आसिफ की तरफ लुढ़ा दिया गया। इसीलिए दोनों बड़े रहनुमा टेलीविजन पर आके एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो गए। किसी और चैनल पे कल कि जी बिजली के मंसूबे लगाने और बात है, सड़कें बनाना और बात है। वाह 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 वाह, सड़कें बनाना भी और बात है। फिर वो मेरे एक बड़े मेरे महबूब भाई हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मेट्रो बनाना ये भी और बात है। वाह, बहुत अच्छी बात है। सड़कें बनाना और बात है, मेट्रो बनाना और बात है, और बिजली तो ये 6 महीने के में 100 मेगावाट किस तरह लग गया धरनों के बावजूद भी। ये अब किस माई के लाल ने पहले इस मुल्क की तारीख में ये इस तरह का काम किया? अगर मियां शहबाज शरीफ ने 6 महीने का जो है वो किया, गलत किया, मैंने कोई बयान नहीं दिया हो, मियां नवाज शरीफ ने कोई बयान नहीं दिया। पावर प्लांट होता है, सड़कें होती हैं, मेट्रो होता है, हर एक चीज़ की ट्रांजैक्शन की उसकी कंप्लीशन का एक पीरियड होता है। ये थे जनाब ख्वाजा आसिफ के जज्बात जनाब शहबाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के जज्बात ख्वाजा आसिफ के बारे में। और इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो शख्सियत जिसने नंदीपुर पावर प्लांट को आखिरी वक्त तक पहुंचाया, जो जनाब शहबाज शरीफ की चॉइस थे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे मोहम्मद अहमद महमूद, जिनको नंदीपुर प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया था। अब से थोड़ी देर कबल जनाब ख्वाजा आसिफ ने उनकी छुट्टी कर दी है। मोहम्मद अहमद महमूद को घर भेज दिया गया है, जिसके जवाब में अहमद महमूद ने कहा है कि ये गैर आईनी अमल है और तहकीकात के बगैर ही उनको इस ओहदे से फारिग कर दिया गया है, OSD बना दिया गया है। जनाब अहमद महमूद ने यह कहा कि इससे पहले उन पे दबाव था कि वो इस्तीफा दे दे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जनाब
ख्वाजा आसिफ ने जनाब शहबाज शरीफ के नॉमिनी मोहम्मद अहमद महमूद को नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट से फौरी तौर पे बर्खास्त कर दिया है। मोहम्मद अहमद महमूद की अहमियत खुद जनाब शहबाज शरीफ के लिए, जनाब नवाज शरीफ के लिए छुपी हुई नहीं है। जिस शख्स को फारिग किया गया है, जिसको घर भेज दिया है जनाब ख्वाजा आसिफ ने, उसके बारे में जनाब शहबाज शरीफ के जज्बात सुनिए। मैं यहाँ पर खास तौर पर कैप्टन महमूद का मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि इस टीम के कप्तान थे और जिन्होंने दिन रात एक कर दिया। ये वो कैप्टन महमूद हैं जिन्होंने लाहौर में फूल लगाकर उन्होंने हर तरफ खुशबू फैला दी। आज नंदीपुर में ये कारनामा अंजाम देकर उन्होंने अंधेरों की जगह उजालों और रोशनियों को फैला दिया है। जहाँ पे वज़ीर आज़म मेरी आपसे गुजारिश है कि कैप्टन महमूद की इन बेहतरीन काविशों और मेहनत के बदले में हम अगर मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको तगमा इम्तियाज़ आप नवाजेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आप तारीफ सुनिए, आप रिकमेंडेशन सुनिए। तगमा इम्तियाज़ अगर वज़ीर आज़म देंगे तो ज़रूरी बहुत ही जायज़ अमल होगा। वज़ीर आज़म ने दिया, फिर तगमा इम्तियाज़ भी दिया मोहम्मद अहमद महमूद को इसी हवाले से कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट मंजूर किया, जिसके और फिर अहमद महमूद ने मुख्तलिफ खतूत लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि वो 1 साल से तकरीबन मुसलसल वज़ारत पानी और बिजली को कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से ऑपरेटर का तयन किया जाए, उसे लाया जाए, लेकिन वो नहीं सुनी जा रही। और आज जनाब मोहम्मद अहमद महमूद को जनाब ख्वाजा आसिफ ने फारिग करके इस पूरी कशमकश को एक नया रंग दे दिया है। और ये नया रंग उन्होंने अपनी जो इख्तलाफात हैं जनाब शहबाज शरीफ के हवाले से दिए हैं, लेकिन दूसरा अहम रंग वो कल दे चुके हैं जब उन्होंने इन अखबारी खबरों की जो कि कई बार और शायद दर्जनों के अंदाज में शाया हो चुकी हैं कि वो टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, वो बात नहीं करते। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान के साथ उन्होंने बाकायदा ये कहा कि वो 4 साल से उन्होंने बात नहीं की वज़ीर दाखिला के साथ। वज़ीर दिफा ये कहता है कि वज़ीर दाखिला के साथ 4 साल में उसकी कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, वो टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। और इसका जवाब आज जनाब चौधरी निसार अली खान ने बाकायदा बड़े तुर्श अंदाज में दिया। अमेरिका जा रहे हैं और आप भी आई थिंक साथ होंगे, ख्वाजा साहब के साथ होंगे, बड़ा क्रूशल भी सारा प्रोजेक्ट है। पहले तो दगर पादम सुनते थे ख्वाजा साहब को कुछ आपका कुछ फायदा है या मसला है, लेकिन कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आपके साथ 3-4 साल से उनकी कोई बोलचाल नहीं है। दोनों के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो आपके पास उनके पास हैं, तो ये अमेरिका वाला बजट कैसे होगा सक्सेसफुल और आप कैसे पढ़ेंगे? तो सर मैंने इससे पहले कभी इस किस्म के सवाल को इनकरेज नहीं किया, मगर मुझे समझ नहीं आती कि किसी शख्स के पास इतना टाइम कैसे है कि वो हर दूसरे तीसरे हफ्ते बन सवर के मीडिया के सामने इस पे इज़हार ख्याल करने लग पड़े। मैं हैरान होता हूँ कि बाकायदा तैयारी करके सूट पहन के इस पे ये एक फोकस है जैसे कि बहुत बड़ा एजेंडा है। तो मैं एक तो ये वाज़ेह कर दूं कि मुझे बतौर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और बतौर एक जिम्मेदार शख्स के मुझे GHQ के साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन के लिए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्टर फॉर इंटीरियर फौज से, GHQ से, सिविल आर्म फोर्सेस से के डायरेक्ट इंटरेक्शन है। वो मिनिस्टर फॉर डिफेंस का मोहताज नहीं है, ना पहले था ना जब ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बने। सो इसलिए किसी भी हुकूमती मसले में, किसी भी सेंसिटिव इशू में किसी किस्म की, जो साहब यकीन करें, कोई रुकावट नहीं। ये थे जनाब चौधरी निसार और उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के थ्रू किसी से बात करूं, मैं ख़ुद मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की हैसियत से GHQ से, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बराह रास्त बात करता हूं। उन्होंने इस बात का भी नोटिस लिया कि उनके ख़िलाफ़ जब तनकीद होती है या इस हवाले से बात करते हैं तो जनाब ख्वाजा आसिफ बड़े तैयार होकर आते हैं, सूट पहन के आते हैं और उस दौरान
उनके हवाले से बातचीत करते हैं। ये दोनों शख्सियात, अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि वज़ीर आज़म का एक दायां बाजू है तो दूसरा बायां बाजू है, लेकिन दायां बाजू बायां बाजू से 4 साल से गुफ्तगू नहीं करता। दोनों को एक दूसरे की कतई तौर पर परवाह नहीं है। तीसरी जानिब उनके छोटे भाई पंजाब के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ के साथ जनाब ख्वाजा आसिफ के इख्तलाफात और जनाब शहबाज शरीफ के ख्वाजा आसिफ साहब से इख्तलाफात संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। और जब से नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ से थोड़ी देर कबल घर भेजा गया, ये इख्तलाफात सिर्फ इन 3 शख्सियात तक नहीं हैं। एक और बहुत अहम शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बहुत ही अहम शख्सियत इस वक्त वज़ीर मनसूबाबंदी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन जनाब एहसन इकबाल भी शदीद नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग कमीशन के हवाले से जनाब ख्वाजा आसिफ, वज़ारत वज़ीर पानी और बिजली और वज़ीर पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज शाहिद खाकान अब्बासी दोनों कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन को ही बंद कर देना चाहिए। ये इस काबिल है कि इसे रखना ही नहीं चाहिए। अगर प्लानिंग कमीशन होता तो इंडिया में शायद ताजमहल भी नहीं बन पाता। और ये प्लानिंग कमीशन जो है ये तरक्की की रफ्तार को रोक रहा है। ये कहना था जनाब ख्वाजा आसिफ का अपने एक करीबी साथी के हवाले से, उनके महकमे के हवाले से। दूसरी जानिब जनाब एहसन इकबाल का कहना यह था कि वो असल में उन मंसूबों को जिनको कि ओवर इनवॉइस किया जा रहा है उसमें एक इल्ज़ाम छुपा हुआ था, अरबों रुपए ज़्यादा दिखाए जाते हैं, वो उनकी कटौती करते हैं, कौम का पैसा बचाते हैं, इसलिए नाराज़गी हो रही है। इसके अंदर पिन्हा है एक इल्ज़ाम जो कि जनाब एहसन इकबाल ने इसका इजहार भी किया। हमारे इस प्रोग्राम में आके उन्होंने बाकायदा इसके बारे में बात की। मैं समझता हूं कि एक डिसिप्लिन की बात है। मिसाल के तौर पे मैं पब्लिकली किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करूंगा जिससे हमारे हुकूमत की कोई आपस की बात बाहर है। ये मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास जाके कहनी चाहिए। अगर मैं किसी वजारत को बंद करने की ख्याल रखता हूं तो आई शुड टेल प्राइम मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स। और जनाब एहसन इकबाल ये मामला लेके वज़ीर आज़म के पास भी गए, जहाँ से उनको ठपकी दी गई है, बाकायदा उनसे उनकी तारीफ़ की गई है, एक बाकायदा बयान जारी किया गया वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात के हवाले से। लेकिन ख्वाजा आसिफ के हवाले से उनकी जो शिकायत है उसका फ़िलहाल इस बयान में कोई जिक्र नहीं है। वज़ीर आज़म की टीम का ये इंतशार, ये एक जो इस वक्त सूरत हाल है वज़ीर आज़म की काबीना की, वो वज़ीर आज़म के लिए किसी बुहरान से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो टीम है जो कि उनके दस्त बाजू है मगर एक दूसरे के करीब आने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ तज़ियाकार और कॉलमनिस्ट जनाब मुशर्रफ ज़ैदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ ज़ैदी साहब। ये जो इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं, कैबिनेट के लोग एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली नबरदाज़बा हैं, एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली उनको टेक ऑन कर रहे हैं, कितना ये ख़राब इमेज पोर्ट्रे कर रहा है, किसकी ये जिम्मेदारी है, किसको आप इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? देखिए, बड़े दुखी दिल से कहना पड़ता है कि इसमें ज़िम्मेदारी 100% नहीं 101% जो है वो ठहरेगी जाके हमारे वज़ीर आज़म के क़दमों पर। अगर टीम उनकी है और ये जो वज़रा हैं इनका जो उनके साथ ताल्लुक़ है वो एक बहुत गहरा, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। इन लोगों ने इकट्ठे जो है जीला वतनी भी गुजारी है, एक दूसरे का साथ मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा, अच्छे वक्त साथ गुजारे। तो वो जो लॉयल्टी है वो बेसिस है इनकी कैबिनेट पोजीशंस की, और इनकी सारे के सारे बड़े कामयाब सियासतदान भी हैं और माकूल लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं। इनकी सलाहियत और दानिशवरी से कोई मतलब जो है वो नहीं, लेकिन इनको एक दूसरे के साथ इकट्ठा काम करवाना, भले एक दूसरे को ये पसंद ना करते हों, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी अवाम को ऐसे वज़रा चाहिए जो एक दूसरे के यारों के यार हों और सब एक दूसरे से मोहब्बत करें या पसंद करें। लेकिन एक बेसिक एटिकेट जो है अक्रॉस द कैबिनेट जो है वो मतलब एक मुनज़्ज़म इनको रहना चाहिए, और जो भी मसाइल हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में या जो भी फ़ोरा हैं, फॉर्मल फ़ोरा हैं, वहाँ पर ये रेज़ होने चाहिए। इस तरह इनको रेज़ होने से जैसे आपने फरमाया हुकूमत की, मैं समझता हूँ कि अंदर की जो मामलात हैं वो बाहर भी आते हैं, और उनके बाहर आने से पाकिस्तान, आपके इल्म में ये बात भी होगी कि ये तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट पब्लिक
इंस्टांसेस हैं जो कि सामने आ गए हैं, जो कि किसी भी डाउट से बालातर हैं। लेकिन मामला इससे भी ज़्यादा संगीन है। काबीना के मुख्तलिफ लोगों के बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के हवाले से। वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार के 100% बड़ी सिवियर रिजर्वेशन है। जो वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस है, जो इस वक्त सर्कुलर डेट दोबारा खड़ा हो गया है, जो रिसीवेबल्स है जो ख़जाने पे एक बड़ा बोझ बन रहे हैं। लेकिन इसाक डार साहब ने इस सिलसिले में बराह रास्त ख्वाजा आसिफ पे हमला नहीं किया है। और इसके अलावा काबीना के अंदर मजीद ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स जो बन गए हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब सा क्लस्टर बन गया है। और वजीर आजम आप जा रहे हैं यूएस के दौरे पे, आपके ख्याल में क्यों वो इसको नहीं कंटेन कर पा रहे हैं? कामरान साहब, ये जो कंटेन करना है, ये उसका वक्त मैं समझता हूँ बहुत पहले निकल गया। काफ़ी सारे ऐसे इस हुकूमत को बहरान सहने पड़े हैं जो 100% इस हुकूमत की अपनी नाअहली या मिनिस्टीरियल इनकॉम्पिटेंस या उसको आप जो भी मतलब कहना पसंद करें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी 100% हुकूमत की बनती है। आपको याद होगा साल के शुरू में 2015 के शुरू में इस मुल्क में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम इतने रिजिलियंट कौम हैं, तो हम भूल जाते हैं कि कैसे कैसे अजीब व गरीब किस्म के बहरान सहने पड़ते हैं पाकिस्तानी अवाम को। जब वो बहरान इस हुकूमत को सहना पड़ा तो जाहिर बात है लोगों ने कहा ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन उसके नीचे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां काबीना के मेंबरान हैं और उनके नीचे भी लोग हैं। आज तक किसी उस पेट्रोल क्राइसिस के जो जिम्मेदारान थे उनको नहीं पूछा गया, उनको पब्लिकली भी टैक्स टेकिंग उनकी नहीं हुई, उनका कोई पब्लिक अपॉलॉजी भी नहीं हुई। ये एक एग्जाम्पल है। क्योंकि आप वाटर पावर की बात कर रहे थे, मैं पेट्रोल का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन इस तरह के 12 एग्जाम्पल्स हैं। इंटीरियर के फंक्शंस में अब इसी हुकूमत के दौरान कई ऐसे टेररिस्ट अटैक, ये APS के अटैक के बाद तो एक डिफरेंट जो है माहौल पाकिस्तान में बन गया, लेकिन उससे पहले मुतअद्दिद जो है अटैक्स होते रहे। उसके बारे में भी कोई इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। एक और चीज़ भी अहम है कि कुछ वज़रा जो है वो वज़ीर आज़म से भी नाराज़ हैं। मिसाल के तौर पर इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब के बारे में खबरें दर खबरें छपी हैं, महीनों उनकी बात नहीं हुई वज़ीर आज़म से। फिर बाकायदा मनवाने का सेशन था जो सारी दुनिया ने देखा और उसकी बाकायदा रिपोर्टिंग हुई। तो ये तो उससे भी ज़्यादा सीरियस इशू है कि प्राइम मिनिस्टर से भी जो है वो इश्यूज है लोगों को। देखिए, मैं समझता हूँ वहाँ पे शिकवा और जवाब शिकवा जो है वो समझ में आती है, और वो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। एक ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर अगर होता तो उसमें डिक्टेटोरियल इंस्टिंक्ट ज़्यादा बढ़ता। जाहिरी बात है वो ऑल पावरफुल नहीं है, इसीलिए उनको मनवाना पड़ता है। कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके पास इलेक्टोरल स्ट्रेंथ भी है, उनका एक मोरल उनका अपना है, वो मतलब अपनी बात मनवाने के काबिल हैं, इसीलिए उन्होंने जो है इतनी देर वो नाराज भी रहे, लेकिन उनको मनाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को। तो एक तरह से थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए ये ऊंच नीच प्राइम मिनिस्टर और उनके काबीना मेंबरान के दरमियान वो तो ठीक है, लेकिन काबीना मेंबरान के दरमियान एक दूसरे के साथ इस तरह का टकराव, इस तरह की तकरार, मैं नहीं समझता कि स्पेशली इसको पब्लिकली एयर होना जो है वो लाजमी है या ज़रूरी है। और अगर ये हो रही है पब्लिकली एयर तो इसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए और इसके बारे में जल्द अज जल्द जो है उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो मौका है NA 122 के इलेक्शन के बाद और बाकी जितनी भी इस वक्त जो चीज़ें जिस तरह उनके बिल्कुल कदमों पे आके जो है मतलब बेसिकली अब उनके हाथ में है कि ये इस मुल्क की किस्मत भी और अपनी भी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ अगले इलेक्शन के लिए बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें अगर हो रही हैं कोई बहुत हौसला अफजा नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुशर्रफ ज़ैदी हमारे साथ। कमर सा ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं वजारत ख़जाना। पाकिस्तान का टैक्स बेस बहुत ही छोटा है, 1% लोग बराह रास्त टैक्स दे रहे हैं और वो भी शदीद कैफियत पे ख़राब सूरत हाल का दो चार हैं। 35 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि भरे हुए हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। FBR उनके करीब भी जाने के लिए तैयार नहीं है। खुल्ला नाकामी है FBR की। आजकल FBR के चेयरमैन की तब्दीली की बात हो रही है। इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि यहाँ पर चंद लाख लोग ही इस 22 करोड़ के मुल्क में हैं
जो अपनी आमदनी पर टैक्स देते हैं, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम तबाही का शिकार है। हुकूमत ने आसान तरीके निकाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, यानी कि आपके पेट्रोल के बिल पे टैक्स लगा दिया, आपके बिजली के बिल पे टैक्स लगा दिया, आपके टेलीफोन कॉल पे टैक्स लगा दिया और इस तरह से अपना टैक्स जमा कर लिया। बराह रास्त टैक्स लेने की जिम्मेदारी हुकूमत ऐसा लगता है कि वो उससे बड़ी जिम्मा हो रही है। पाकिस्तान का टैक्स नेट बढ़ाया जाए, हुकूमत इस पूरे मामले से अपने आप को बड़ी जिम्मा करार दे रही है। कोशिशों के बावजूद और तमाम ऐसी सहूलतों के बावजूद कि टैक्स नेट बढ़ाया जा सके, FBI इस पूरे मामले में नाकाम नजर आती है। ये इस हुकूमत की और वजारत खजाना की एक नाकामी भी है कि पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद बदस्तूर बरकरार है। इसी वजह से खबरें ये है कि शायद तैयारी हो रही है FBI चेयरमैन जनाब तारिक बाजवा को तब्दील कर दिया जाए। फिलहाल इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। जनाब तारिक बाजवा की इंटेग्रिटी हर सूरत में बरकरार है, लेकिन उनकी सलाहियत के बारे में सवालात जरूर उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि ऐसे डेटा के बावजूद जिसके बारे में जो कि अवेलेबल है, जिसके जरिए पता है कि दसियों लाखों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि टैक्स जिनको देना चाहिए उनके बारे में मालूमात मौजूद है, लेकिन FBI इस सिलसिले में मुतहर्रिक नहीं है। एक बहुत अहम मालूमात जो इस सिलसिले में अवेलेबल है, FBI उसका फ़ायदा नहीं उठा रही और टैक्स चोर दंदनाते फिर रहे हैं। उसका ताल्लुक नादरा से है और उसका ताल्लुक नादरा के साबिक चेयरमैन जनाब तारिक मलिक की काबिज से है, जिनको कि मुल्क से फारिग कर दिया गया। अब वो अमेरिका में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। उन्होंने एक डेटा एनालिटिक्स से एक डेटा मॉडल तैयार किया था जिसके जरिए 35 लाख ऐसे अफराद का पता चलाया गया था जिन्हें टैक्स में लाकर टैक्सों में अरबों रुपए का इजाफा किया जा सकता है। बहुत अच्छा डेटा था। इसके मुताबिक काबिल टैक्स आमदनी रखने वाले इन अफराद में 16 लाख अफराद ऐसे हैं जो अक्सर बैरून मुल्क सफर करते हैं। 5,84,720 ऐसे अफराद सामने आए जिनके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है। शहर के इंतहाई पोश इलाकों में 56,421 अफराद का नाम भी ऐसे आदमियों में शामिल है जिनको हर सूरत में टैक्स नेट में होना चाहिए मगर वो टैक्स नहीं देते। ऐसे अफराद भी हैं जो इंतहाई पुरकशिश तनख्वाहें ले रहे हैं मगर टैक्स नहीं दे रहे। प्रोफेशनल्स के अलावा कीमती गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वाले 19,000 अफराद हैं जिनका नाम टैक्स देने वालों में शामिल नहीं। काबिल टैक्स आमदनी रखने वाले अफराद में 66,736 ऐसे लोग हैं जिनके माहाना यूटिलिटी बिल्स, बिजली के बिल, टेलीफोन बिल हजारों लाखों में है। इसी तरह एक ऐसे लोग हैं जिन 13,000 से जायद जो कि बड़े बड़े असलहा के लाइसेंस रखते हैं मगर वो टैक्स देने वालों की फहरिस्त में शामिल ही नहीं है। इतना कलीदी डेटा होने के बावजूद हुकूमत की डिपार्टमेंट यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कतई तौर पे इन लोगों के करीब जाके इनको इस तरह से अपने टैक्स नेट में लाने की कोशिशों में नाकाम होता नजर आता है। वो के बारहा ये कहा जाता है कि इस सिलसिले में कोशिश की गई है, नोटिस दिए गए हैं। हुकूमत की ये बेचारगी और इसकी कॉस्ट जो है वो कौम को अदा करनी पड़ती है, खास तौर पे टैक्स पेयर्स को, हम जैसे तमाम टैक्स पेयर्स को जो कि माहाना टैक्स देते हैं, ईमानदारी से देते हैं और बड़े बड़े सियासतदानों से ज़्यादा देते हैं, कुल मिला के सियासतदानों से ज़्यादा देते हैं। उन्हीं को पीसा जा रहा है जो टैक्स देते हैं और जो टैक्स नहीं देते, जो टैक्स चोर है वो दंदनाते फिर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने इस वक्त ज्वाइन किया है, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है नादरा के साबिक चेयरमैन जनाब तारिक मलिक, जिनकी कोशिश से ये डेटा तरतीब दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मलिक साहब। आप बताइएगा कि ये जो डेटा है ये कैसे तरतीब दिया गया और क्यों ये फुल प्रूफ डेटा है उन पाकिस्तानियों के बारे में जिन्हें हर सूरत में टैक्स नेट में होना चाहिए मगर वो नहीं है। देखिए, शुक्रिया कामरान भाई, आपने बड़ा अच्छा बयान किया। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपने दे दिए। मैंने ये अभी फोर्ब्स में भी आर्टिकल लिखा है जो काफी पॉपुलर हो रहा है और उसका थीसिस भी यही है कि वो रियासत जो उमरा से टैक्स लेने में नाकाम है वो नाकाम रियासत तस्वर होती है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के उमरा को हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब देखिए ना, 18 करोड़ की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ 9.25 लाख लोग टैक्स अदा करते हैं। जो नादरा ने ये प्रोजेक्ट किया था, ये तमाम डेटा सोर्सेज को मिलाया था जिसमें फ्रीक्वेंट फ्लायर वाले जो लोग थे उनको, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा है उसको भी इंटीग्रेट किया था। इसी तरह जो पॉश लोकेलिटीज का डेटा है उसको भी इंटीग्रेट किया था। तो इस डेटा इंटीग्रेशन के जरिए से हमें पता चला कि 35 लाख लोग ऐसे हैं जो रिचेस्ट ऑफ रिच हैं पाकिस्तान के, उमरा हैं।
अगर उनसे इतना टैक्स हम 3 माह में ले सकते हैं कि जो कैरी लूगर बिल से इमदाद आती है उसको भी आउटवे कर जाएगा और हम IMF का कशकोल भी तोड़ सकते हैं। तो तारिक मलिक साहब, और ये डेटा अवेलेबल है इजीली, FBI इसको एक्सेस कर सकता है, ये इश्यूज नहीं है इसकी एक्सेसिबिलिटी के विद द FBI? देखिए, FBI को अब तमाम मुल्क के इदारे जो हैं वो मुफ्त डेटा चाहते हैं। हम नादरा के साथ FBI के साथ मैं काम करना चाहता था, लेकिन मैं कहता था कि बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, दोनों हुकूमती इदारे हैं, अगर नादरा को जो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे चोरों से उसका 0.5% ही मिल जाएगा तो नादरा के एक रेवेन्यू सोर्स कायम हो जाएगी, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, हमने लाइसेंसेस की फीस देनी है। तो ये जो हुकूमत में कॉन्सेप्ट है कि हर चीज मुफ्त में होनी चाहिए, ये नहीं था, और इस पे आके बातचीत जो है वो फंस गई और उन्होंने कहा कि नहीं हम खुद कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये एक नेशनल इंटरेस्ट में प्रोजेक्ट जरूर लेकिन तारिक मलिक साहब, आप चले गए, आपने पोजीशन ली थी, डेटा तो नादरा में अवेलेबल है ना, अब मुफ्त ले लेते या कुछ करते, लें तो सही, इस पे कोई एक्शन तो हो। एक्शन क्यों नहीं होता है आपके ख्याल में? ओपन एंड शट केस है ये 35 लाख लोगों का। बिल्कुल कामरान भाई, आपकी बात में बहुत वजन है, होना चाहिए एक्शन, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिच इज वेल प्रोटेक्टेड इन पाकिस्तान, एक्शन कोई लेना नहीं चाहता। मेरे जमाने में जब हमने ये किया और पुराने चेयरमैन अली अरशद हकीम भी थे, वो भी चाहते थे कि ये करें, जब वो चेयरमैन FBI बन गए और हम दोनों के दरमियान एक अच्छी इक्वेशन हो गई, लेकिन कौमी असम्बली में जाके इतना हंगामा हुआ कि वो बात वहीं की वहीं रह गई। अब देखिए ना, अमेरिका में मैंने इसी किस्म के डेटा इंटीग्रेशन और डेटा एनालिटिक्स किया है, तो मिशिगन एक दिन में $1 मिलियन सेव कर रहा है, स्टेट ऑफ मिसूरी ने 627 मिलियन सेव किए हैं, स्टेट ऑफ टेक्सास ने 600 मिलियन सेव किए हैं, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने 230 मिलियन सेव किए हैं। अभी अगले माह में रशिया जा रहा हूं, क्योंकि रशिया इंटरेस्टेड है कि इसी तरह का मॉडल वहां भी डिप्लॉय किया जाए। तमाम OECD कंट्रीज जो हैं, 20 के करीब ममालिक है, न्यूजीलैंड है, उसमें डेनमार्क है। जी तारिक मलिक साहब, जाहिर है कि ये हमारी बैड लक है कि आप हमारे साथ नहीं रहे और अब दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक आपकी खिदमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। US में इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान का नाम बहरहाल आपके ज़रिए जो है वो बुलंद हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर मौजू पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है टैक्स उमूर के मुमताज़ एडवाइज़र, टैक्स एक्सपर्ट जनाब ज़ीशान मर्चेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मर्चेंट साहब, आपने पूरी बात सुनी। ये कोई नई बात नहीं है कि डेटा अवेलेबल है, 35 लाख लोग हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास ट्रेवल करते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, असला के लाइसेंस रखते हैं, बड़ी बड़ी फीसें देते हैं, क्लब्स में होते हैं, लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है। ये कैसे है कि नहीं है, क्यों नहीं है? देखें, गवर्नमेंट की जो है ना इस वक्त कैपेसिटी तो है, लेकिन विल टू डू इट नज़र नहीं आती। अगर गवर्नमेंट एक दफ़ा ये तय कर ले कि इन लोगों को जो है टैक्स नेट में लेना है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी ताकत है कि जो इसको रोक सकती है। अब मसला ये है कि इन 35 लाख लोगों में या इसके अलावा जो भी दूसरे लोग हैं, इनमें इनके अपने बहुत सारे वज़ीर, इनके अपने बहुत सारे वो लोग जो इनके इलेक्शंस में इनको हेल्प करते हैं, वो सब भी सामने आ जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट मुल्क के मफाद में ये स्टेप लेने के लिए तैयार है या नहीं। 2 साल पहले की बात बताता हूँ आपको कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट के टाइम पे ये ऐलान कहा था कि उनके पास 30 लाख रिटेलर्स का डेटा मौजूद है कि एड्रेसेस के साथ कि जो रिटेल का बिजनेस करते हैं और उनको वो पकड़ सकते हैं। तो मुझे ये सवाल करना है आज गवर्नमेंट से कि क्या उन 30 लाख में से 1 लाख भी लोग इन्होंने नेट में लिए या नहीं। 30 लाख तो बहुत दूर की बात है। हमारे पास आज से कई साल पहले जो है 25 लाख लोग NTN होल्डर्स थे और वो NTN होल्डर्स तो बतदरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन रिटर्न फाइलिंग जो है वो हर साल कम से कम होती चली जा रही है। आपके ख्याल में ईमानदार लोग हैं, तारिक बाजवा चेयरमैन FBI ईमानदार हैं, वजीर खजाना इसहाक डार, आखिर ये लोग ये तो फिर ये इस ईमानदारी का फ़ायदा क्या कि अगर इतने बड़े टैक्स चोर जो हैं वो इस नेट में से निकल जाए और उनको कोई ना पूछे, तो ये तो फिर बड़ा पूरे प्रॉब्लम हो गया इसका। देखिए, ईमानदारी का मुझे कोई फ़ायदा नहीं अगर ये हमारे मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। अगर हमारे मुल्क को फ़ायदा नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली मुझे और आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम पे उन टैक्सेस का बर्डन मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जैसे आपने इब्तिदा में बात की थी कि इन्होंने हर चीज़ को के लिए विदहोल्डिंग एजेंट मुकर्रर कर
कर दिया है कि गवर्नमेंट अपनी मशीनरी के तहत कुछ कलेक्ट करना चाह ही नहीं रही और हर चीज विदहोल्डिंग एजेंट्स के कंधों पे डाल दी गई है कि तुम ये कलेक्ट करके हमें दे दो ताकि हम उस टैक्स रेवेन्यू को एंजॉय करें। तो जी ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ीशान मर्चेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह।